बताइएगा प्लीज। क्या साउंड वगैरह सब कुछ ठीक है ना? अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? आ गया ना साउंड? ओके, कैसे हैं आप सब लोग? आ चुके हैं लाइव? ओके, प्रणाम बेटा सुरभि, हैप्पी रथ यात्रा। प्रभात खुशवा, अजय कुमार, सुरेंद्र पाल, प्रभात, रजनीकांत, विकास कुमार, सुरविनायक, कीर्ति। चलो भाई जल्दी जल्दी फटाक से जुड़ जाइए, फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज हम ब्रेन पढ़ रहे थे, ह्यूमन ब्रेन। एक्चुअली हम पढ़ तो क्या रहे थे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो 2 ऑर्गन से मिलकर बना हुआ होता है, याद है ना? हमने नर्वस सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, सीएनएस, पीएनएस, एएनएस। सीएनएस बोले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो सेंटर में होता है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम 2 ऑर्गन का बना हुआ होता है हमारे बॉडी में। एक हमारा ब्रेन, और दूसरा ब्रेन से जो मोटी नस निकलती है पीछे की तरफ, जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु कहते हैं। अब हमने ब्रेन में बहुत सारे पार्ट पढ़ लिए थे कि ब्रेन जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड रहता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के हमने तीनों पार्ट पढ़ लिए थे, सेरेबेलम, पोन्स वेरोलाई, मेडुला ऑब्लोंगेटा। मिड ब्रेन का पढ़ लिया था कि मिड ब्रेन हमारी आंख और कान को, 2 सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करता है। फिर हम आए थे फोर ब्रेन पे। फोर ब्रेन अगेन 3 पार्ट में डिवाइडेड रहता है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड सेरेब्रम। थैलेमस हम पढ़ चुके थे, 3 सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करता है, जीभ हो गया, नाक हो गया, स्किन हो गया। हाइपोथैलेमस, भूख लगी है, प्यास लगी है, नींद आ रही है, डांस करने का मन हो रहा है, कोई अच्छा खाने का मन हो रहा है, और फीलिंग्स और आपके इसके साथ जितने भी आपको गुस्सा आता है, आपका मूड कैसा है, आपके इमोशंस कैसे हैं, स्माइल करने का मन हो रहा है, इन सबका सेंटर हाइपोथैलेमस होता है। और इसके साथ साथ हाइपोथैलेमस और क्या करता है? इसके साथ साथ हाइपोथैलेमस जो है वो हमारे बॉडी के अंदर हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करने का काम करता है, शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करके रखता है। जब कभी भी आपको बुखार होती है तो आपका बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, तो वापस उसको रेगुलेट करने का काम करता है। कोई बात नहीं अजय, अगर नहीं हुआ होगा तो बच्चा पढ़ा देंगे, डोंट वरी। हो गया? तो ये बात हो गई है ह्यूमन ब्रेन के बारे में। अब हमें ब्रेन का लास्ट पार्ट पढ़ना है, दैट इज सेरेब्रम। हमारे ब्रेन का लास्ट पार्ट बचा है, दैट इज सेरेब्रम। सेरेब्रम जिसे हम हिंदी में प्रमस्तिष्क कहते हैं। और आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था कि हमारे ब्रेन के जो सब पार्ट्स होते हैं उनमें सबसे बड़ा यही होता है। अप्रोक्स 2/3 हिस्सा अकेला आपका सेरेब्रम से बना हुआ होता है। वो जो ब्रेन का फूल सा बनाया था हमने, याद है आप लोगों को? उसमें हमने कहा था कि सबसे बड़ा जो सब पार्ट है, लार्जेस्ट सब पार्ट है हमारे ब्रेन का, वो कौन सा होता है? वो सेरेब्रम होता है। अप्रोक्स 2/3 हिस्से में बंटा हुआ होता है। तो कभी भी एग्जाम में आ जाए कि हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा उपभाग कौन सा है, लार्जेस्ट सब पार्ट कौन सा है, तो हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा उपभाग आपका सेरेब्रम है, और सबसे छोटा दिमाग होता है जिसे हम सेरेबेलम कहते हैं। और ये जो सेरेब्रम होता है इसी को हम कहते हैं हायर माइंड। मतलब हायर माइंड का मतलब हो गया जितने भी आपके दिमाग के हिस्से पढ़े थे आपने, उसमें से सबसे ज्यादा हायर ऊपर सबसे आप किसको रखोगे? क्योंकि इसी में आपकी मेमोरी बनती है, यहीं पे मेमोरी स्टोर होती है, इसीलिए हम इस हिस्से को हायर माइंड कहते हैं। इसी को हम इंटेलिजेंट माइंड भी कहते हैं। अगर आपसे ऐसे करके कुछ क्वेश्चन आ जाए ना कि इंटेलिजेंट माइंड सबसे बुद्धि वाला, जहां से आपको बुद्धि मिल रही है, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी विजडम पावर, विल पावर जहां से क्रिएट हो रही है, उस ब्रेन के हिस्से को हम सेरेब्रम कहते हैं। सेरेब्रम सबसे बड़ा होता है, इसी को हायर माइंड कहते हैं, उच्च दिमाग कहते हैं, क्योंकि यही दिमाग है जो आपकी मेमोरी पावर को स्ट्रॉन्ग करता है। यहीं पर आपकी मेमोरी बनती है, यहीं पर स्टोर होती है, यही आपकी विल पावर को बढ़ाने का काम करता है। सारे काम इसी ब्रेन के होते हैं। इसी को हम इंटेलिजेंट माइंड भी कहते हैं, बुद्धि देने वाला दिमाग यही होता है। जब इस ब्रेन की पार्ट की बात करते हैं तो ये जो ब्रेन है ना, ये ब्रेन इस हिस्से में इस तरीके से 2 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। एक इसका बड़ा पार्ट रहता है इस तरीके से, और ये बड़े वाला पार्ट अगेन 4 हिस्सों में डिवाइडेड रहता है। बहुत ध्यान से सुनना मैंने क्या कहा। मैंने कहा सेरेब्रम 2 पार्ट में बटा हुआ होता है। इसका ये जो बड़े वाला पार्ट है, बड़े वाला हिस्सा है ये वाला, इसे कहा जाता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। इसे क्या कहा जाता है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहा जाता है। हिंदी में नाम सेम है। और ये जो इसका दूसरे वाला हिस्सा है जो छोटा है, इसे कहा जाता है हिप्पोकैम्पस।
इसे क्या कहा जाता है? हिपोकैम्पस कहा जाता है। हिंदी में सेम नाम है, इसको सेरेब्रल कॉर्टेक्स ही पढ़ोगे, इसको आप हिपोकैम्पस ही पढ़ोगे। तो हमारा सेरेब्रम दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक इसका बड़े वाला पार्ट, एक इसका छोटे वाला पार्ट। बड़े वाले को हम क्या कहते हैं? बड़े वाले हिस्से को कहते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और जो छोटे वाला होता है इसको कहा जाता है हिपोकैम्पस। अब बच्चा ये जो बड़े वाला पार्ट होता है, ये देख रहे होंगे आप, 4 लोब में बंटा हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से ये 4 लोब में बंटा हुआ होता है। इन लोब के अलग अलग काम होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं, और एग्जाम में क्वेश्चन भी यहीं से बनता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपकी विल पावर या कंसंट्रेशन पावर के लिए कौन सा ब्रेन का लोब है जो जिम्मेदार होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए ब्रेन के किस हिस्से में मेमोरी स्टोर होती है, ब्रेन का कौन सा हिस्सा है जब आप नींद ले रहे हैं तो उस समय वो काम करता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो जब आप बात करते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स की, तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स अगेन 4 लोब में बंटा हुआ है। अब इनकी लोब के आपको नाम याद करने हैं बच्चा। जैसे ये पहली लोब होती है, इसको कहा जाता है फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब, LOBE, फ्रंटल लोब। हिंदी में कोई नाम नहीं होने वाले आप इनके, आपको हिंदी में याद ही रखने ऐसे ही। दूसरी को कहते हैं पैराइटल लोब। पैराइटल लोब, सेम नाम हिंदी में है पैराइटल। और उसके बाद आता है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब, और इसको कहा जाता है ओसिपिटल लोब। ओसिपिटल लोब। इस तरीके से समझ में आ गई मेरी बात? क्या कहना चाह रही हूं मैं कहना चाह रही हूं कि हमारा ये जो वाला हिस्सा है ना, सेरेब्रम वाला, ये 2 पार्ट में डिवाइड रहता है। एक बड़ी वाला हिस्सा है, उसको सेरेब्रल कॉर्टेक्स, छोटे वाले को हिपोकैम्पस। अब बड़ी वाला हिस्सा जो है वो अगेन 4 लोब में बंटा हुआ है। इस तरीके से 4 लोब होती हैं। एक का नाम होता है फ्रंटल लोब, एक का नाम होता है पेराइटल लोब, एक का नाम होता है टेम्पोरल लोब, एक का नाम होता है ओसिपिटल लोब। कभी कभी हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा फ्रंटल भाग, ओसिपिटल भाग, टेम्पोरल भाग, या आपका पेराइटल भाग। ऐसा कुछ आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब जब बात करते हैं बच्चा इनके काम क्या हैं, तो ये जो लोब है ना, ये अलग अलग काम करती है, इनके फंक्शंस अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले आप नोट डाउन करेंगे फ्रंटल लोब क्या क्या काम करता है। नंबर 1 पे लिखेंगे फ्रंटल लोब, इसके काम क्या क्या है। हिंदी में लिख लेना फ्रंटल भाग। फ्रंटल लोब क्या क्या काम करता है। जब फ्रंटल लोब की बात करते हैं तो बच्चा इसके काम क्या क्या होते हैं। एक तो इसी में यही सेंटर होता है आपकी इमेजिनेशन पावर का। आप कोई भी चीज है जिसे इमेजिन करते हैं, है ना, जैसे आप सोचते हैं ना कि अगर मेरी सरकारी नौकरी लग गई तो मैं ये करूंगा, है ना, ऐसी बहुत सारी बातें सोचते होंगे। मैं अगर घूमने जाऊंगा तो मैं ये करूंगा। आप इमेजिन करते हैं किसी भी चीज को, किसी भी चीज की कल्पना करते हैं। तो जिस समय आप कल्पना कर रहे हैं तो वो कौन से ब्रेन की लोब करवा रही है? वो सेरेब्रम की फ्रंटल लोब करवा रही है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि फ्रंटल लोब के अंदर कौन कौन से काम होते हैं, या फ्रंटल लोब किस किस काम का सेंटर होता है। यह एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। इमेजिनेशन पावर, जो आप कल्पना करते हैं किसी भी चीज की, उसका सेंटर कौन सा है, उसका केंद्र कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? उसका केंद्र फ्रंटल लोब है। दूसरा, इसके साथ आता है बच्चा, यही आपका काम करता है कब? जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम भी इसी का काम होता है। किसी भी समस्या, आपको कोई भी टाइप की समस्या आती है तो उस समस्या को किस तरीके से हल करना है, तो उस समस्या को हल करने का काम भी किसका होता है? फ्रंटल लोब का काम होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम करता है। जैसे आप कोई मैथ्स में कोई फॉर्मूला है, उसको लगाकर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो उस समय जो आपका कैलकुलेशन या फिर आपका जिस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आ गई है, उसको सॉल्व करने के लिए जो भी आपके माइंड में अलग अलग आइडियाज निकलते हैं, वो इसी का काम होता है। अगला है विल पावर। विल पावर का मतलब होता है इच्छा शक्ति। आपकी कब किस काम के लिए कैसी इच्छा शक्ति है। जैसे आज आपने कोई नोटिफिकेशन पढ़ा एग्जाम का, तो आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी फील हो रही है, यस आई कैन डू, है ना, मैं इस काम को कर सकता हूं। आपके अंदर जो इच्छा शक्ति होती है, कभी कभी आपका मन होता है अरे यार आज तो मौसम बहुत अच्छा है, आज पढ़ाई नहीं करूंगा, तो ये इच्छा शक्ति आपकी कम होगी। कभी कभी आपकी इच्छा शक्ति ज्यादा होती है किसी भी काम को करने के लिए। इसके साथ
नेक्स्ट आता है कंसंट्रेशन पावर। कंसंट्रेशन पावर का मतलब होता है एकाग्रचिता, मतलब आप जब भी कभी भी किसी भी चीज के लिए कंसंट्रेट होकर आप काम करते हैं तो उस समय आपकी कौन सी लोब ज्यादा काम करती है? आपकी फ्रंटल लोब काम करती है। इसके साथ साथ आप लिख सकते हैं क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब होता है जो भी आप रचनात्मक काम करते हैं। क्रिएटिविटी आपने देखा होगा, कुछ लोग होते हैं जिनकी पेंटिंग बहुत अच्छी होती है, जो बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सिलाई वगैरह करते हैं। कुछ लोगों के अलग अलग, कोई ड्राइंग करता है, अलग अलग टाइप की किसी ना किसी की क्रिएटिविटी होती है। तो उस क्रिएटिविटी के लिए भी आपकी फ्रंटल लोब जिम्मेदार होती है। इसके साथ आप बता सकते हैं आपकी विल पावर। विल पावर तो हो गया ना, सॉरी। इसके बाद आप नेक्स्ट लिखेंगे विल पावर के बाद डिसीजन मेकिंग। किसी भी चीज के लिए किस समय पर कैसा डिसीजन लेना है, निर्णय लेने की शक्ति, किस टाइम पर कैसा डिसीजन आपको लेना है, वो भी आपकी फ्रंटल लोब ही आपको करवाती है। इसके साथ साथ आपकी जितने भी थॉट्स होती हैं, दिमाग के अंदर जो भी थॉट्स आपकी आ रही हैं, जो भी थॉट्स का मतलब है सोचना। कैसी भी सोच आ रही है आपके दिमाग में, मान लो अभी आप सोच रहे हैं कि मैं आज ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर लूंगा, कल मैं ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर लूंगा। अभी आप सोच रहे होंगे कि मेरे मोबाइल में इतना इंटरनेट बचा है, इतना मुझे इस तरीके से यूज करना है। अभी मैं बायो की क्लास कर रहा हूँ, फिर मैं मैथ्स की क्लास करूंगा। ये जितनी भी आपके माइंड में थॉट्स आती हैं, ये सारी थॉट्स का सेंटर कौन है? फ्रंटल लोब है बच्चा। इसी लोब में इमेजिनेशन पावर का सेंटर है। ये जो भी आप कल्पनाएं करते हैं वो फ्रंटल लोब क्रिएट करवाती हैं। जिस तरीके की आपकी प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी आपके अंदर कैपेबिलिटी आती है, वो भी फ्रंटल लोब का काम होता है। विल पावर, इच्छा शक्ति, किस काम के लिए कैसी आपके अंदर विल पावर है। कंसंट्रेशन पावर, कब किस चीज के लिए कितना कंसंट्रेट होकर आपको काम करना है, जिसको हम एकाग्रचिता बोलते हैं। क्रिएटिविटी, कैसी आपकी रचनात्मक आपकी जो एक्टिविटीज है वो कैसी है, कैसी आपकी क्रिएटिविटी लेवल है। डिसीजन मेकिंग, कब किस समय पर कैसा डिसीजन लेना है। इसके साथ थॉट्स हो गए। इसके साथ हो गया पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का काम भी यही लोब करवाती है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब होता है व्यक्तित्व विकास। हर एक इंसान की अलग पर्सनैलिटी होता है, क्योंकि हर एक इंसान के जो फ्रंटल लोब है उसका डेवलपमेंट अलग तरीके से हुआ होता है। मेरी पर्सनैलिटी अलग है, आपकी अलग है, आपके भाई की अलग है, आपकी मम्मी की अलग, आपके पापा की अलग है। कुछ लोग होते हैं बहुत शांत होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, कुछ लोग होते हैं जो यहाँ वहां घूमते रहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो रिजर्व नेचर के होते हैं। तो इस तरीके की जो पर्सनैलिटी भी होती है ना, तो ये सारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का काम भी फ्रंटल लोब का होता है। और इसके साथ साथ जो भी आपकी इंटेलिजेंस होती है, इंटेलिजेंस है ना, कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कम इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। ये सारा किस पे डिपेंड करता है? आपकी फ्रंटल लोब पे डिपेंड करता है। अगर आपसे एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछा है कि भाई हमारे ब्रेन के अंदर किस हिस्से पर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, कहां पर इंटेलिजेंस होती है, कहां पर, एक और लिख लो मेमोरी फॉर्मेशन। जो भी आपकी याददाश्त बनती है, याददाश्त का बनना, कोई भी चीज अभी आप बोर्ड पे पढ़ रहे हैं तो ये जो मेमोरी क्रिएट हो रही है, ये जो याददाश्त बन रही है, ये भी हमारे ब्रेन की किस लोब का काम है? फ्रंटल लोब का काम है। तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए किस भी तरीके का, कि मेमोरी फॉर्मेशन पे कौन सा लोब काम करता है, इंटेलिजेंस पे कौन काम करता है, विजडम पे कौन काम करता है, थॉट्स पे कौन काम करता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का काम कौन करवाता है, डिसीजन मेकिंग का काम कौन करवाता है, क्रिएटिविटी का काम कौन करवाता है, कंसंट्रेशन का काम कौन करवाता है, विल पावर का कौन करवाता है, प्रॉब्लम सॉल्व को कौन करवाता है, इमेजिनेशन पावर, मतलब आपके जो किसी भी चीज को इमेजिन करने की जो कैपेसिटी है, उन सबके पीछे कौन सी लोब का काम होता है? उन सबके पीछे आपका काम होता है बच्चा फ्रंटल लोब का। फ्रंटल लोब का, ये आपके सारी फ्रंटल लोब काम करती हैं। आपने एक मूवी देखी होगी अपरिचित, देखी है ना? अपरिचित साउथ की मूवी है। उसमें वो इंसान कभी अच्छा बन जाता है, कभी बुरा बन जाता है, फिर अच्छा बन जाता है, फिर बुरा बन जाता है। तो ये एक टाइप का डिसऑर्डर होता है। इस डिसऑर्डर को बोलते हैं एमपीडी। एमपीडी का मतलब होता है मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर।
अगर आपकी फ्रंटल लोब खराब हो जाए तो आपकी खुद की कोई पर्सनैलिटी नहीं बचेगी। आप जैसे लोगों के साथ उठोगे बैठोगे, जैसे एनवायरनमेंट में रहोगे, वैसे आपके अंदर अडेप्टेशन आ जाएगा। आप वैसी ही चीजों को सोचने लग जाओगे, वही आपकी पर्सनैलिटी में दिखने लग जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपकी फ्रंटल लोब खराब हो जाती है किसी भी कारणवश, तो आपकी खुद की कोई पर्सनैलिटी नहीं बचती है और आपको हो जाता है मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। मल्टीपल का मतलब है बहुत सारे लोगों की पर्सनैलिटी आपके अंदर आ जाएगी। अब वो अच्छी भी हो सकती है, वो खराब भी हो सकती है, उसका कोई वो नहीं है, वो अच्छी भी हो सकती है, वो खराब भी हो सकती है। तो एमपीडी कब होता है? तो याद रखिएगा, एमपीडी का मतलब हो गया मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का मतलब होता है बीमारी या लक्षण, है ना। मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कब हो जाता है? जब आपकी फ्रंटल लोब किसी भी तरीके से डैमेज हो जाती है, तब हो जाता है, राइट। तो ये सारी बातें याद रख लीजिएगा बच्चा। अगर एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आ जाए, सबका आंसर एक ही होगा। कौन सी लोब? फ्रंटल लोब। मेमोरी भी कहां बन रही है? अभी आप बोर्ड पे कोई शब्द पढ़ रहे हैं, आपने पढ़ा सेरेब्रम, तो आपकी मेमोरी जनरेट हो रही है, कहां हो रही है? फ्रंटल लोब में। दूसरी लोब पे चलते हैं। दूसरी लोब को कहा जाता है पेराइटल लोब। अब ये पेराइटल लोब क्या काम करता है, जरा ध्यान से सुन लीजिए। पेराइटल लोब कम काम करता है। तो पेराइटल लोब के अगर मुख्य तौर पे देखेंगे तो दो ही काम होते हैं। एक तो बच्चा कम्युनिकेशन स्किल होती है, उनको डेवलप करवाता है। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है आप कब किससे कैसे बात कर रहे हैं, कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये जो स्किल्स है ना आपके अंदर, ये कम्युनिकेशन स्किल है ना, ये पैराइटल लोब का ही काम है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे मोटिवेटर होते हैं जो मोटिवेट करते रहते हैं, लोगों को कम्युनिकेट करते हैं, अपनी बातें पहुंचाते हैं। आपको कोई भी किसी तरीके का प्रॉब्लम हुआ तो आप किसी दूसरे इंसान से डिस्कस कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं चीजों को। मैं पढ़ा रही हूं, आप पढ़ रहे हैं, आपको कोई चीज नहीं समझ में आई, आप मेरे से वापस पूछ रहे हैं, तो मैं उसका जवाब दे रही हूं। तो आपने मुझसे पूछा, तो ये कम्युनिकेट करने का ये जो स्किल्स है ना, ये इस पे काम करता है आपका पेराइटल लोब। और साथ में काम करता है ये लॉजिकल रीजनिंग। जो लॉजिकल रीजनिंग होती है ना, उसके ऊपर भी काम करता है। लॉजिकल रीजनिंग का मतलब आप जानते ही होंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं जो देखकर हम सॉल्व कर देते हैं, है ना। आपके दिमाग के अलग अलग तरीके से सोच के आप उसको डिस्कस करके और आप उसको सही से आप क्लियर कर देते हैं। इसके साथ साथ बच्चा पैराइटल लोब में और क्या क्या होता है? ये होता है स्टोरेज सेंटर। ये स्टोरेज करता है, किस किस को स्टोरेज करता है? तो ध्यान से सुनना, ये लैंग्वेज को स्टोर करता है। लैंग्वेज का मतलब होता है बच्चा भाषा। जैसे आपकी एक लोकल लैंग्वेज होगी, आपको हिंदी भी आती है, आपको इंग्लिश भी आती है, आपको उर्दू आती है, आपको संस्कृत आती है, आपको जापानीज आती है, आपको कोई भी लैंग्वेज आ रही है, तो वो लैंग्वेज आपके कहां पे स्टोर है? पैराइटल लोब में। जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं मारवाड़ी लैंग्वेज, तो वो जो लैंग्वेज है वो मेरी कहां पे स्टोर है? मेरी पैराइटल लोब में। लेकिन मुझे हिंदी भी आती है तो मैं हिंदी भी बोलती हूँ, थोड़ी बहुत मुझे संस्कृत भी आती है, मैं संस्कृत भी बोल लेती हूँ, है ना। इंग्लिश भी आती है थोड़ी बहुत। तो ये सारी लैंग्वेज कहां पे स्टोर है? पैराइटल लोब में। इसके साथ साथ पैराइटल लोब में डिस्टेंस भी स्टोर होता है। डिस्टेंस का मतलब होता है बच्चा दूरी। अब दूरी का मतलब क्या है? जैसे मैं अभी दिल्ली में हूं और मेरा घर जयपुर में है, तो मुझे पता है कि मेरे घर जो है, मैं यहां से जाऊंगी दिल्ली से गुड़गांव, गुड़गांव से पूरा नेशनल हाईवे पे चढ़ूंगी, रेवाड़ी, रेवाड़ी से आपका ये पूरा एरिया आएगा, भिवानी वाला एरिया आएगा, फिर क्रॉस करके मेरा जयपुर आएगा, है ना। तो ये जो डिस्टेंस है मेरे दिमाग में स्टोर है। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आप अपने घर से नानी के घर गए, तो आपका और नानी के घर के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपके दिमाग के अंदर स्टोर है कि इतना डिस्टेंस है, वहां पर नानी का घर है। ऐसे ही बच्चा डायरेक्शन भी आपके दिमाग के अंदर स्टोर रहती है। डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा। जैसे आप अपने घर से नानी के घर गए, अब नानी के घर से वापस अपने घर आए, तो अपने ही घर आओगे ना, ऐसा तो नहीं पता, ऐसा तो नहीं है पड़ोसी के घर चले जाओगे। आपको याद है ना कि ये मेरे घर का रास्ता है। आप स्कूल गए, कॉलेज गए, तो वापस आप लौटकर अपने ही घर आओगे। ऐसा तो है नहीं आप अपने घर का रास्ता भूल जाते हो। हाँ, अगर आपका पैराइटल लोब खराब हो जाएगा, आप अपने घर का रास्ता भूल सकते हो। आप अपने घर का रास्ता भूल सकते हो, उसका डिस्टेंस भूल सकते हो, फिर आप होमलेस हो सकते हो, आप अपने घर नहीं जा पाओगे जब तक आपको कोई लेने नहीं आएगा तब तक। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर लैंग्वेज स्टोर है, कब किससे किस लैंग्वेज में किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, और डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस पे कौन सी चीज है, इसके साथ
डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस पे कौन सी चीज है, डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में जाकर किसका घर आता है, मेरी फ्रेंड का घर वहां पर है, मेरी नानी का घर वहां पर है, मेरा स्कूल वहां पर है, मंदिर वहां पर है, मस्जिद वहां पर है, गिरजाघर वहां पर है, ये सारी आपको डायरेक्शंस और डिस्टेंस सब स्टोर होती हैं। तो ये किसकी बदौलत है, ये पैराइटल लोब की ही बदौलत है। आपने बच्चा वो मूवी देखी है तारे जमीन पर, कितने बच्चों ने तारे जमीन पे मूवी देख रखी है, तारे जमीन पर मूवी देख रखी होगी। तो उसमें जो बच्चा होता है उस बच्चे को एक बीमारी दिखाते हैं, उस बच्चे को एक बीमारी दिखाते हैं, कौन सी, डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया दिखाते हैं उसके अंदर। डिसलेक्सिया कब होता है, जब किसी इंसान की पैराइटल लोब जो है ना वो ढंग से काम ना करे। जब कभी किसी इंसान की पैराइटल लोब काम ना करे ढंग से, तो वो ना ही तो अच्छे से किसी से कम्युनिकेट कर पाता है, वो किसी से जब कोई बात करता है तो वो हिचकिचाता है, और उसमें लैंग्वेज भी उसको पता नहीं लगता कब किस लैंग्वेज से मुझे बात करनी चाहिए। हिंदी बोलते बोलते वो कुछ और भाषा बोलने लग जाता है, उठपटांग से शब्द बोलने लग जाता है, उस अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, उसको अपने घर वगैरह का रास्ता भी ढंग से याद नहीं होता है। हम उन लोगों को मंदबुद्धि बोल देते हैं, ऐसा कुछ आपने सुना होगा ना। तो बच्चा, इसी बीमारी को डिसलेक्सिया कहा जाता है। जब ढंग से पढ़ ना पाओ, ढंग से कोई लैंग्वेज बोल ना पाओ, ना ढंग से कोई बात समझ पाओ, ना कोई लैंग्वेज को समझ पाते हो आप, ना ही किसी के घर का रास्ता याद रहता है, कंफ्यूज हो जाते हो, डायरेक्शन भूल जा रहे हो, डिस्टेंस भूल जा रहे हो, अच्छे से किसी लिखे हुए शब्द को पढ़ नहीं पा रहे हो, और कोई लैंग्वेज को टीचर पढ़ा रहे तो उस लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहे हो, तो इसको कहा जाता है डिसलेक्सिया। और ये डिसलेक्सिया कब होता है, जब आपके ब्रेन का पैराइटल लोब है वो ढंग से मैच्योर नहीं हो पाया, या वो खराब हो गई, या वो नष्ट हो गई, या उसके न्यूरॉन हैं वो खराब हो गए, कैसा भी कोई रीजन हो सकता है, तो डिसलेक्सिया हो जाता है। यही तारे जमीन मूवी पे दिखाया है बच्चा। बच्चा नोट्स में थोड़ा सही कर लेना शिवा, नोट्स में थोड़ा गलत लिखा हुआ है, जो मैं लिखवा रही हूँ ना उसको करेक्ट कर लेना। नोट्स में हल्का सा आप याद रखेंगे बच्चा, हल्का सा नोट्स में ना मिस्टेक है, वो थोड़ा सा बच्चे के बनाए हुए नोट्स हैं, तो मैं हर क्लास में ठीक भी करवा देती हूँ खैर उनको। तो ये जो डिस्टेंस डायरेक्शन है ना नोट्स में, मुझे नहीं पता कौन से में लिखे हुए हैं, ये पैराइटल लोब के काम होते हैं, इतना आपको नोट डाउन करना है। तीसरी लोब पे चलते हैं, उसे कहते हैं ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब कब काम करता है, तो नेक्स्ट लिख दीजिए, ऑसिपिटल लोब के सेंटर क्या क्या होंगे, ये कौन कौन सी चीजों को कंट्रोल करने का काम करेगा। ये बच्चा जब काम करता है, ये जो अगली मैं आपको जो दो ब्रेन पढ़ाने वाली हूं ना, दो लोब पढ़ाने वाली हूं, ऑसिपिटल और टेम्पोरल, जब आपका ब्रेन सबकॉन्शियस स्टेज में होता है। आप जानते हैं हमारे ब्रेन की 3 स्टेज होती है, एक होता है कॉन्शियस, ध्यान से सुनना, एक होता है कॉन्शियस। कॉन्शियस अभी आप पढ़ रहे हो, बिल्कुल ठीक है, आपका ब्रेन एकदम सही कॉन्शियस स्टेज पे चल रहे हो। एक होता है बच्चा सबकॉन्शियस स्टेज, आधा दिमाग काम कर रहा है आधा नहीं कर रहा, इसका मतलब आपको नींद आ रही है। आप जब सोते हैं तो उस स्टेज को ब्रेन का सबकॉन्शियस स्टेज कहा जाता है, अर्ध चेतना स्टेज कहा जाता है। एक होता है अनकॉन्शियस, दिमाग पूरा ही काम करना बंद कर गया, आप बेहोश हो गए हैं। तो ये जो ऑसिपिटल और 4 नंबर पे आप लिख लीजिए टेम्पोरल लोब होती है ना, ये कब काम करती हैं, ये जब काम करती हैं बच्चा, जब आपका ब्रेन सबकॉन्शियस स्टेज में होता है। सबकॉन्शियस का मतलब है जब आप सो रहे हैं, आप नींद में हैं। देखो नींद में है तो आपका दिमाग पूरे तरीके से काम करना बंद नहीं करेगा, अगर पूरे तरीके से काम करना बंद करता तो आपको सपने नहीं आते। आप सो रहे हैं तो उस समय कोई आवाज देता है तुरंत आप जाग जाते हैं, है ना, उठ जाते हैं ना आप, कोई ने किसी ने आपको आके ऐसे कर दिया, हाथ मार दिया, तब भी आप उठ जाते हैं, क्योंकि आपका ब्रेन पूरी तरीके से नहीं है, बेहोश नहीं हुआ, बेहोश होता है अनकॉन्शियस, ठीक है, आप सबकॉन्शियस स्टेज में हैं। तो ये जो ऑसिपिटल और टेम्पोरल लोब होती हैं, ये कब काम करती हैं, जब आपका ब्रेन सबकॉन्शियस स्टेज में होता है। और कब, जब आप सो रहे हैं, आप नींद में हैं। तो बच्चा नींद में क्या काम करता है ऑसिपिटल, ऑसिपिटल का काम होता है विजुअल सेंसरी एरिया माना जाता है, इसे विजुअल सेंसरी एरिया माना जाता है। अब विजुअल सेंसरी एरिया का मतलब क्या है, देखना। जब आप सो रहे हैं, एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग, एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग, जब आप नींद में हैं, आप एक सपना देख रहे हैं, सपने में आपने अपनी नानी को देखा, नानी का फोटो आया, तो उस टाइप की जो विजुअल सेंसरी एरिया है, सेंस कर रहे हो आप रियल में तो नहीं देख रहे हो ना अपनी नानी को सपने में, आपने सेंस करा, किसको देखने का, नानी को देखने का, तो आपके दिमाग में किसका इमेज चलने लग गया, नानी का, और वही आपके सपने में आ रहे हैं। जैसे आपके दिमाग में कटरीना कैफ की फोटो आ गई, आपको कटरीना कैफ का सपना आ गया,
तो कटरीना कैफ सच में तो नहीं है ना, आप उसकी इमेज कभी देखे होंगे तो वही उसकी दिमाग का इमेज जो है, उसका जो फोटो है वो आपके दिमाग में घूम रहा है। कब? जब आप नींद में हैं, जब आप सो रहे हैं, कोई सपना देख रहे हैं, सपने में किसी को देखा है आपने, तो उस समय जो सेंस करते हैं लोगों के देखने की जो इमेजेस को, उस सेंसरी एरिया को ऑसिपिटल लोब कहा जाता है। और यहीं पर आपके ड्रीम फॉर्मेशन भी होते हैं। जब कभी भी आप नींद में होते हैं, गहरी नींद में, तो आपको जो सपना आता है, उन सपनों को बनाने वाला लोब भी कौन सा होता है? ऑसिपिटल लोब होता है। ऑसिपिटल लोब। जब आप सपने में हैं और सपना देखते समय किसी का भी आपने सपना देखा, उसका फोटो आपके दिमाग में चल रहा है, तो उस तरीके की चीजों को सेंस करने का जो एरिया होता है वो ऑसिपिटल एरिया होता है। और ये कब काम करता है? जब आपका ब्रेन सबकॉन्शियस स्टेज में है। सबकॉन्शियस का मतलब जब आप नींद आ रही है, आपको नींद में हैं, आप गहरी नींद में, आप सपने देख रहे हैं, सपने में आपने किसी को देखा, नानी को, दादी को, मामा को, किसी को भी, है ना, चाहे वो इंसान जिंदा है चाहे वो मरा हुआ इंसान है, कभी तो आपने उसको जिंदा देखा होगा, तो उसका फोटो आपको दिमाग में आ रहा है। तो उस समय ये सारे सेंटर किस लोब का होता है? ऑसिपिटल लोब का होता है। इसी तरीके से टेम्पोरल लोब भी कब काम करता है? जब आप सो रहे हैं। टेम्पोरल लोब भी कब काम करता है? जब आपका ब्रेन सबकॉन्शियस स्टेज में है, आप नींद में हैं, गहरी नींद में, तो उस समय ये हियरिंग पावर को, हियरिंग का मतलब है ऑडिटरी सेंसरी एरिया, आप लिख सकते हो ऑडिटरी सेंसरी एरिया माना जाता है इसे। ऑडिटरी का मतलब होता है बच्चा सुनने वाले। जैसे आप गहरी नींद में हैं और आपको अचानक से आकर आपकी मम्मी ने आवाज दी, तो कभी कभी गहरी नींद में होते हैं तो आवाज आपके कानों तक पहुंच भी नहीं पाती, आप उठ नहीं पाते हैं, और कभी कभी आप जाग जाते हैं। तो जब आप नींद में हैं तो उस समय आपको जो आसपास की आवाजें सुनाई दे रही हैं, आपको मम्मी ने आवाज दी या किसी की कोई पुरानी बात थी, किसी ने आपको बात बताई थी 7-8 साल पहले, और आप सपने में आपको वो बात गूंज रही है आपके कानों में, तो उस तरीके के जो सेंसरी एरिया माना जाता है, जो सेंस करने का, किसी पुरानी बात को याद करना सपने में, या आप सो रहे हैं उस समय किसी ने आवाज दी है, तो उस समय जो भी आपके ये जो सुनने वाली चीजें होती है ना, ये सारी सुनने वाली चीजों का सेंटर होता है टेम्पोरल लोब। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि टेम्पोरल और आपकी ऑसिपिटल लोब, सबकॉन्शियस माइंड जब आपका ऑन होता है, आप नींद लेते हैं, उस समय ये ज्यादा एक्टिवेट रहती है। अब नींद में किसी की फोटो चल रही है आपके दिमाग में, नानी, दादी, माँ, मामी की, तो वो हो गया ऑसिपिटल लोब। और नींद में कोई बात चल रही है, जिसने नानी ने कोई बात बोली थी, कोई कहानी सुनाई, वो आपको नींद में याद आ रही है सपनों में, तो वो किस लोब का काम है? वो टेम्पोरल लोब का काम है। तो ये सारे आपको नोट्स में किस तरीके से लिखे हुए हैं, उठपटांग सा लिखा हुआ है कुछ नोट्स में, उसको ठीक कर लेना। नोट्स में सिर्फ ये एक ही एरर है पूरे नोट्स के अंदर, ये मैं सोच रही हूँ ठीक ही करवा दूं, अगले बैच से ठीक करवा के डाल दूंगी। तो ये सारी चीजें आप चारों लोब के बारे में याद रखना। अब बच्चों ध्यान से सुनो, मैंने कहा सेरेब्रम 2 हिस्सों में बटा हुआ है। यस मैम, एक सेरेब्रम का बड़े वाला हिस्सा है जिसे सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, जो 4 लोब में बटा हुआ है। बिल्कुल 4 लोब में बटा हुआ है। कौन कौन सी लोब पढ़ ली हमने? फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल लोब। देखो बच्चा, यहां पर आपने कोई फॉर्मूला याद किया तो वो मेमोरी बनी, कोई स्टेटमेंट याद किया, आपने कोई चीज इमेजिन करी, है ना, यहां पर आपने किसी के घर का रास्ता याद करा, कोई डायरेक्शन याद करी, कोई डिस्टेंस याद करा, कुछ भी आपने याद करा। यहां पर आपने नींद में कोई सपना आ गया था, वो सपना आपको याद हो गया। यहाँ नींद में कोई कही हुई किसी की बात है, वो आपको याद होगी। अब ये सारी चीजें अलग अलग बन रही हैं, लेकिन ये सारी चीज आके स्टोर कहाँ होती हैं? वो होती है इस हिस्से में, और इस हिस्से को कहा जाता है हिप्पोकैम्पस। जैसे हमारे कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क होता है ना, कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क, उस हार्ड डिस्क के अंदर आप क्या क्या स्टोर करते हो? उसके अंदर आप गाने रखते हो, है ना, या कोई पुरानी मूवी पड़ी है उसके अंदर, या फोटोज पड़ी हैं उसके अंदर, कोई वीडियो पड़ा है हार्ड डिस्क के अंदर। और अगर मैं आपके कंप्यूटर का हार्ड डिस्क निकाल लूं तो उसके अंदर ना वीडियो रहेंगी, ना किसी की फोटोज रहेंगी, ना कोई मूवी रहेगा, ना कोई गाना रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। ठीक वैसे ही अगर मैं आपके ब्रेन का हार्ड डिस्क निकाल लूं तो बच्चा आपको हो जाएगा एमनेसिया। एमनेसिया का मतलब होता है टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, पूरे तरीके से याददाश्त चली जाएगी। आप अपनी मम्मी को भी नहीं पहचान पाओगे कि आपकी मम्मी है, क्योंकि मम्मी का फोटो स्टोर है इसके अंदर।
आपको किसी की भी कही हुई बात याद नहीं रहेगी, आपको अपना नाम भी याद नहीं रहेगा, आपको कोई लैंग्वेज याद नहीं रहेगी, आपको कुछ याद नहीं रहेगा, तो उसे बोलते हैं टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, एमनेसिया। तो हार्ड डिस्क हमारे ब्रेन का किसे कहा जाता है? हिपोकैम्पस को हमारे ब्रेन का हार्ड डिस्क कहा जाता है। सारी चीजें यहीं स्टोर होती हैं, बनती अलग अलग हैं। सपना कोई यहां बना, कोई आपने फॉर्मूला यहां याद करा, कोई घर का रास्ता यहां याद करा, ये जाकर स्टोर होने कहां जाएंगी? हमारे ब्रेन के हार्ड डिस्क में। और हमारे ब्रेन का हार्ड डिस्क कौन है? हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस। तो अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि एमनेसिया कब होता है, तो आप कहना जब हमारे ब्रेन का हिपोकैम्पस पार्ट खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है, या इसके न्यूरॉन खराब हो जाते हैं, या ये ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो गई इस पार्ट में, तब हमें एमनेसिया हो जाता है। या हमारे ब्रेन का हार्ड डिस्क किसको बोलते हैं? हिपोकैम्पस को कहते हैं। या हमारे ब्रेन का जो स्टोरेज करने का जो आपका तरीका होता है, कहां पर आप स्टोर, इसे स्टोर हाउस कहते हैं हमारे ब्रेन का। ये हमारे ब्रेन का स्टोर हाउस है। यहाँ पे सबकी फोटो स्टोर हैं, सबके फेस के जो सबके चेहरे, जैसे आपके भाई का अलग फेस है, मम्मी का अलग है, पापा का अलग है, नाना का अलग है, सबका फेस यहाँ पे स्टोर है। सबके घर के रास्तों यहाँ पे स्टोर हैं, सबके घर का डिस्टेंस यहाँ पे स्टोर है। कोई फॉर्मूला याद करे वो यहाँ स्टोर है, कोई बचपन में आपने कोई कहानी सुनी वो कहानी आपकी यहाँ स्टोर है। और अगर मैं आपका इस हिपोकैम्पस को निकाल दूं तो आपको ये सारी चीजें नहीं याद रहेंगी, कुछ याद नहीं रहेगा, आपको हो जाएगा एमनेसिया, आपको हो जाएगा टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। कंप्लीट तरीके से आपकी याददाश्त चली जाएगी। तो प्यारे बच्चों, इसीलिए हम इस ब्रेन को, सेरेब्रम को हायर माइंड या इंटेलिजेंट माइंड कहते हैं, क्योंकि यही आपका विल पावर बनाता है, अच्छा करता है, यही आपकी कंसंट्रेशन पावर को अच्छा करता है। कंसंट्रेशन पावर अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली आप इंटेलिजेंट होंगे, आपकी विल पावर अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली आप इंटेलिजेंट होंगे, आपकी इमेजिनेशन पावर अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली आप इंटेलिजेंट होंगे, आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी है, आपकी निर्णय लेने की शक्ति अच्छी है, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, तो ऑटोमेटिकली आप इंटेलिजेंट होंगे। इसीलिए हम सेरेब्रम को बुद्धि देने वाला दिमाग कहते हैं। ये आपकी इंटेलिजेंस को कंट्रोल करने वाला ब्रेन होता है, जो फिलहाल आपको अपना एक्टिवेट रखना चाहिए बहुत ज्यादा। तो बच्चा, ये हो गया आपका सेरेब्रम, और ब्रेन के सारे पार्ट आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। सबके फंक्शंस आपने नोट कर लिए होंगे। अगर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्लास में बताया था, क्या बताया था कि ह्यूमन ब्रेन बोले तो हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है ये 3 हिस्सों में बंटा हुआ होता है। तंत्रिका तंत्र 3 हिस्सों में बंटा हुआ है। एक सीएनएस है जिसे बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसमें 2 पार्ट आता है, एक आता है ब्रेन और दूसरा आता है स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन हमने पढ़ लिया है, अब आप नोट डाउन करेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में ज्यादा बातें नहीं जाननी, बाकी की बातें स्केलेटल सिस्टम में आप पढ़ चुके हैं। स्पाइनल कॉर्ड में कुछ बातें जो मैं आपको बताने वाली हूं वो लिख लीजिए। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? इस तरीके से हमारे ब्रेन से पीछे की तरफ एक 40 से 45 सेंटीमीटर लंबा नस होता है, इसी को आप बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। 40 से 45 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर नहीं, सेंटीमीटर लंबा आपका इस तरीके से मोटा नस निकल रहा है ब्रेन से पीछे की तरफ, और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, इसी को हम मेरु रज्जु कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मेरु रज्जु कहते हैं। तो अगर इसकी लेंथ लिखनी है आपको तो लिख लीजिए बच्चा, स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ होती है 40 से 45, वैसे 45 वाला ऑप्शन हमेशा सही करके आना, 45 सेंटीमीटर लंबा। अब ये काम क्या करता है? आप जानते हैं नर्वस सिस्टम का हिस्सा है तो किसी ना किसी चीज को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करेगा। इसका काम होता है रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करना। इट कंट्रोल्स ऑन रिफ्लेक्स एक्शंस। और रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होती हैं? प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं हमारे शरीर के अंदर। और प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं बच्चा? एक एग्जांपल दूंगी, तुरंत समझ जाओगे। अगर आप रोटी बना रहे हो और गरम तवे के ऊपर आपका हाथ लग जाता है, तुरंत आपका हाथ पीछे खिंच जाता है। तो ये जो रिएक्शन है, ये जो क्रिया है, इसको रिफ्लेक्स एक्शन, इसको प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। गर्म पानी की बाल्टी में हाथ दे दिया, तुरंत पीछे हट गया। ऐसा तो है नहीं गर्म पानी आपको गर्म लग रहा है और आप उसके अंदर हाथ दिए रखते हैं, नहीं, तुरंत आप पीछे हटा लेते हैं। अगर मेरे को यहाँ पे करंट लगेगा, तुरंत मेरा हाथ पीछे जाएगा। अगर यहाँ पे कोई भी गर्म चीज लगेगी, मेरा हाथ तुरंत पीछे जाएगा। अगर आप मुझे सुई चुभोगे, मेरा हाथ तुरंत पीछे जाएगा। तो इस तरीके की जो भी एक्शंस होती हैं, इनको रिफ्लेक्स एक्शंस या इनको प्रतिवर्ती क्रियाएं कहा जाता है। और इनका सेंटर कौन होता है?
स्पाइनल कोड। तो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, जैसे किसी ने सुई चुभोई तो आपका हाथ का पीछे खिंच जाना, गर्म पानी की बाल्टी में हाथ दिया तो गर्म लगने से आपका हाथ पीछे खिंच जाना, गर्म तवे पे हाथ दिया तो पीछे खिंच जाना, किसी ने आपको ऐसे कोई भी चीज चुभो के मारी तो आपको फेंक के ऐसे चुभोया कोई चीज तो उससे आपका हाथ पीछे चला गया, या करंट लगने पर आपका हाथ पीछे चला जाता है, तो इन सबको कहा जाता है आपका रिफ्लेक्स एक्शंस, प्रतिवर्ती क्रियाएं। और इन रिफ्लेक्स एक्शंस की खोज करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? इनकी डिस्कवरी, इनकी खोज की गई थी मार्शल हॉल के द्वारा। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मार्शल हॉल वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले प्रतिवर्ती क्रियाओं के बारे में बताया था, रिफ्लेक्स एक्शंस के बारे में बताया था। सबसे पहले रिफ्लेक्स एक्शंस के बारे में बताया था, प्रतिवर्ती क्रियाओं के बारे में बताया था। और बच्चा ये प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती है मैंने पढ़ा दिया है कि जैसे ही आपके बॉडी में कहीं पर भी आपको एक ऐसी अनसुटेबल सी कंडीशन लगती है और जिससे आपका हाथ पीछे की तरफ खिंच के चला जाता है, इसी को कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस। और इसी स्पाइनल कॉर्ड को हम नाम देते हैं सेकेंडरी ब्रेन। प्राइमरी ब्रेन तो आपका ह्यूमन ब्रेन जो ब्रेन है वो हो गया, और वो ब्रेन है उसके बाद जो सेकेंडरी ब्रेन है, देखो प्राइमरी ब्रेन तो हमारा ये हो गया दिमाग, और इससे निकलने वाली जो नस है मोटी जो हमारे ब्रेन से ही निकलती है, इसलिए हम उसको सेकेंडरी ब्रेन, उसको दूसरा दिमाग का नाम देते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि दूसरा दिमाग किसको कहा जाता है हमारे ब्रेन का, तो हमारे ब्रेन का दूसरा दिमाग हम स्पाइनल कॉर्ड को, मेरू रज्जु को कहते हैं। क्या काम करता है? रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करता है। और कहां से? तो ब्रेन की स्टेम से। मैंने आपको पढ़ाया था कि ये हमारे ब्रेन की इस तरीके से पीछे की तरफ ये स्टेम होती है और इसी के बीचों बीच से ऐसे निकलता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। और ये स्पाइनल कॉर्ड है, इसके दोनों तरफ इस तरीके से वर्टिब्री जुड़ी हुई होती हैं, और इन सारी वर्टिब्री और स्ट्रक्चर को मिलाकर आप रीढ़ की हड्डी, आप बैकबोन बोलते हैं। और मैंने ये सारा ना बैकबोन वाला पार्ट मैंने पढ़ा रखा है। कहां पर? स्केलेटल सिस्टम में जाना, ये मैंने सब पढ़ा रखा है कि बैकबोन को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं, वहां पे सारा आपको मालूम चल जाएगा ये सारी चीजें। तो इसे को हम सेकेंडरी ब्रेन का नाम इसलिए देते हैं क्योंकि ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही हिस्सा होता है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्राइमरी ब्रेन आपका ब्रेन हो गया, इसके इतने सारे पार्ट हो गए। सेकेंडरी ब्रेन आपने स्पाइनल कॉर्ड को बोल दिया, ये आपका सीएनएस आपका कंप्लीट हो चुका है। सीएनएस बोले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो आपके 2 पार्ट थे, दोनों पार्ट में बटा हुआ था, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है इसके अंदर। अब आपको याद होगा एक मैंने पढ़ाया था पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पीएनएस बताया था ना मैंने, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मैंने कहा था कि सेंटर में आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड काम करता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब है जो परिधियों में काम करता है, जो हमारे शरीर के किनारों पे काम करता है, उसे परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। जैसे मेरा यहाँ पर आपने सुई चुभोई तो यहाँ पे दर्द हुआ, तो ये दर्द वाले सिग्नल मेरे ब्रेन तक ले जाने का काम कौन करता है? कुछ नर्व्स होती हैं, कुछ तंत्रिकाओं का जाल होता है, उसी जाल को आप पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। ब्रेन यहाँ, स्पाइनल कॉर्ड यहाँ, ये तो सेंटर में काम करता है। ये हमारे बॉडी के जो किनारे वाले हिस्से होते हैं, जो पेरिफेरल हिस्सा है, इस पर कौन काम करता है? इस पे काम करता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र। और ये क्या होता है? तो ये बना हुआ होता है नर्व्स का। किसका बना होता है? ये नर्व्स का बना हुआ होता है। लिख लीजिए, इसमें होती है बहुत सारी तंत्रिकाएं, तंत्रिकाओं का बना हुआ होता है एक नेटवर्क है। किसका? तो नर्व्स का, तंत्रिकाओं का जाल होता है। और टोटल कितनी तंत्रिकाओं से बना हुआ होता है? तो इसमें तंत्रिकाएं होती हैं बहुत सारी। कितनी तंत्रिकाएं होती हैं? तो इसमें 2 टाइप की नर्व्स होती हैं, ध्यान से सुन लीजिए। एक नर्व्स होती हैं जिनको बोलते हैं क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व्स हिंदी में बोलते हैं कपालीय तंत्रिकाएं। कपालीय तंत्रिकाएं, क्रेनियल नर्व्स, कपालीय तंत्रिकाएं। और दूसरी तरफ होती है स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व्स, इसे बोलेंगे मेरू रज्जु तंत्रिकाएं। मेरू रज्जु तंत्रिकाएं। देखो बच्चा, बहुत सिंपल सी बात है। ऐसी नर्व्स जो सिग्नल को, जो मैसेज को हमारे ब्रेन तक लाती हैं और ब्रेन से लेकर जाती हैं। जो तंत्रिकाएं, जैसे मेरे इस हाथ से जो नर्व सीधी मेरे ब्रेन तक जा रही होंगी, उन्हें क्रेनियल नर्व कहते हैं। और जो
सारी मेरी इस हाथ से निकल के नर्व मेरी स्पाइनल कोड तक जा रही हैं, उन्हें बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। तो एग्जाम में क्या आता है, एग्जाम में इनका नंबर पूछता है कि स्पाइनल नर्व्स की संख्याएं कितनी हैं और क्रेनियल नर्व्स की संख्याएं कितनी हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम परिधियों पे काम करता है। जैसे हमारे कंप्यूटर में एक तो हो गया आपका सीपीयू, तो सीपीयू आपका दिमाग हो गया। आपके कंप्यूटर से बहुत सारे वायर निकलते हैं, तो उन वायर को आप बोलोगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या नर्व्स। तो नर्व्स का पूरा जाल जो बना हुआ है उसे कहते हैं हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, या हम कहते हैं बच्चा परिधीय तंत्रिका तंत्र। और ये परिधीय तंत्रिका तंत्र में दो टाइप की नर्व्स होती हैं। एक वो नर्व्स जो हमारे ब्रेन तक मैसेज लाती हैं और लेकर जाती हैं, उन्हें क्रेनियल नर्व कहते हैं। एक वो नर्व जो हमारी स्पाइनल कोड तक मैसेज लाती हैं और उससे लेकर जाती हैं, उन्हें बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। जब बात करते हैं क्रेनियल नर्व्स कितनी होती हैं, तो बच्चा ये 12 पेयर्स होती हैं, ये 12 जोड़ी होती हैं। और जब बात करते हैं स्पाइनल नर्व्स कितनी होती हैं, ये 31 पेयर्स होती हैं, 31 जोड़ी होती हैं। तो आपसे पूछ ले टोटल कितनी नर्व्स हैं, तो शायद आप कर दोगे 30 और 10 40 और 3 43 पेयर्स होती हैं टोटल नर्व्स। तो आपसे पूछ ले एग्जाम में कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कितने जोड़ी तंत्रिकाओं से बना हुआ है, तो कितनी जोड़ी, 43 पेयर्स से, 43 जोड़ी तंत्रिकाओं से बना हुआ है। अगर आपसे पूछ ले दिमाग से कितनी नर्व्स निकलती हैं, तो आप क्या बताओगे, 12 जोड़ी। 12 जोड़ी का मतलब क्या हो गया, टोटल 24 नर्व्स होती हैं, जो हमारे एक हाथ से, एक गर्दन से, एक ऐसे पांव से आ रही है, एक इधर पांव से आ रही है, एक हाथ से आ रही है, एक आपके बैक वाले एरिया से आ रही है। जहां से भी आपके ये जो सीधी ब्रेन से जाती हैं वो 12 जोड़ी होती हैं, और जो आपकी स्पाइनल कोड तक जा रही हैं वो 31 पेयर्स होती हैं, 31 जोड़ी होती हैं। तो टोटल कितने पेयर्स होगी नर्व्स, टोटल 43 जोड़ी आपके बॉडी के अंदर नर्व्स होती हैं, तंत्रिकाएं होती हैं, जो सीधा आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेज लेकर आती है। अब कैसा मैसेज आया है, क्या मैसेज आया है, तो वो उस पर रिस्पॉन्ड कौन करता है, आपका ब्रेन करता है, या कौन करेगा, स्पाइनल कोड। मान लो अगर स्पाइनल नर्व मैसेज लेकर आई है कि गर्म तवे पे हाथ लगा है, तो स्पाइनल कोड तुरंत उस नर्व को मैसेज देगी, वहां से हटाओ हाथ, तो आपका हाथ ऐसे पीछे की तरफ हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो सेंटर में काम करते हैं वो ब्रेन और स्पाइनल कोड होते हैं, और जो आपके बॉडी के किनारों पे काम करती हैं वो ये नर्व्स होती हैं, तंत्रिकाएं होती हैं। और इन तंत्रिकाओं का जाल कितना है, तो बच्चा 43 पेयर्स हैं। आपने सुना होगा कि किसी की नर्व दब गई, एक ऐसे यहां से, ये वाली, अगर ऐसा करना मत कभी लाइफ में, ये जो नर्व है ना, ये सीधी आपके ब्रेन के तक जाती है। अगर आप इस नर्व को, ऐसा कभी करना नहीं है, वैसे मुझे बताना नहीं चाहिए, अगर आप इस नर्व को किसी की 2 मिनट तक ऐसे दबा के रख दो, बेहोश हो जाएगा, वो बेहोश हो जाएगा। और ज्यादा जोर से प्रेस कर दी ना, वो मर भी सकता है इंसान। बहुत बार आपने देखा होगा, ऐसा मूवीज वगैरह में करते हैं, या आपने देखा होगा कुछ मूवीज में दिखाते हैं, जहर लेके आता है, जहर का हल्का सा इंजेक्शन यहाँ मार देता है और वो कुछ सेकंड के अंदर मर जाता है इंसान। क्यों? क्योंकि ये नर्व सीधी आपके ब्रेन के पास जाती है, ब्रेन के अंदर जहर फैल जाता है और आप तुरंत मर जाते हो। ये नर्व को अगर आप दबाओगे तो आपके ब्रेन के ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा, जिससे आपका ब्रेन अनकॉन्शियस स्टेज में चला जाएगा और आप बेहोश हो जाओगे। ऐसा कभी करना नहीं, कभी भी ऐसी चीजें, ठीक है। तो बच्चा, ये आपके एग्जाम के क्वेश्चन हैं जो आपसे इस तरीके से बनते हैं। अब आपका इस चैप्टर में क्या बचा है, तो आप सब जानते हैं कि नर्वस सिस्टम की यूनिट क्या होती है। नर्वस सिस्टम की यूनिट होती है न्यूरॉन। तो कुछ बातें आपकी न्यूरॉन से बची हुई हैं, तंत्रिका कोशिका से बनी हुई हैं, जो आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बचा हुआ है, जो मैं आपको अगली क्लास में कंप्लीट करवा के थोड़ी सी आपको ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के बारे में भी बातें बता दूंगी, ठीक है। हाँ बच्चा, ये आ जाएगा सुरभि। मैम मैं कल नींद में साइंस पढ़ रहा था। अच्छा, हाँ याददाश्त बच्चा